हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल क्या होता है। जब भी हमको गेट के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, स्पेशली एक ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे कंसेप्चुअली चीजें बहुत डीप में जाती है, तो वहां पे क्वेश्चन से हमको एग्जैक्ट चीजें एक्सट्रैक्ट करने का जो स्किल है वो कैसे डेवलप करना है, या फिर हम किसी क्वेश्चन को पढ़ के उसके फॉर्मूले में कैसे लैंड कर सकते हैं। किस तरीके से हम ये पहले से जान सकते हैं कि क्वेश्चन में हमको कौन-कौन सी चीज़ें दी रहेगी। अगर हमको एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें पता चल जाएँ, तो क्यों ना हमारे पास ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है, ये डेवलपमेंट का जो एक रिहर्सल है, वो अभी से स्टार्ट हो जाए। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ईडीसी के क्वेश्चंस को डिकोड कैसे किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट यूनिट बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के टर्मिनोलॉजीज़ की बात करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपको दी होगी क्वेश्चन में, और उन टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हुए आपको किस तरीके से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बन सकते हैं, और उन वैराइटीज़ को अगर हम पहले से पता कर लें, तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग सकता है, कितना मिनिमम टाइम हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है? तो सेशन पे बने रहिए। यहाँ पे देखिए मैंने डिकोडिंग टर्मिनोलॉजी कुछ निकाला हुआ है, आपको विजिबल होगा। और सबसे पहले हम ब बात करेंगे फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हमको बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में देखने वाला है। फर्स्ट वैरायटी में आपको मिलेगा कि आपके पास क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजीज़ दिए रहते हैं और क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स दिए रहते हैं, उन पैरामीटर्स के बारे में सबसे पहले हम पॉइंट वाइज़ डिस्कस करेंगे। ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कोई अगर मैं कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज़ या पॉइंट्स का डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके क्वेश्चंस में रिपीटेड बार-बार दिया रहेगा, तो आप उन पैरामीटर्स को पहले से जान जाएँगे, तो आप कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक ही तरीके के क्वेश्चंस की बात नहीं करूँगा, मैं आपको फिर से वैरायटी चेंज करूँगा। यहाँ पे देखिए ये सेकंड वैरायटी है जो क्वेश्चंस का आपको मिल सकता है फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईडीसी, दैट इज़ बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। तो कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ आपको दी हुई रहेगी, किस वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा, और उसका कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे लेंगे और उस एग्जाम्पल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम में, ताकि आपको ये पहले से पता रहे, आपका रिहर्सल पहले से हो जाए कि क्वेश्चन में हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सेकंड वैरायटी है। इसी प्रकार हम थर्ड वैरायटी की भी बात करेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से टर्मिनोलॉजीज़ क्वेश्चन में दिए रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्मी लेवल के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में हमको क्या देखने को मिल सकता है, इसकी बात करेंगे, और उसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम फोर्थ वैरायटी भी देखेंगे। फोर्थ वैरायटी में आपको जो चीज़ें देखने आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में, वो सारे टर्मिनोलॉजीज़ और क्या स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, इन सारे के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है कि ये सेशन मैं 2 पार्ट में लूँ, और आप दोनों पार्ट को देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मिनिमम समय रखे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के 3 घंटे के ड्यूरेशन में क्वेश्चन को रीड करके, उसके पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करके, फॉर्मूले में लैंड करके, उसको सॉल्व करके एक्यूरेट आंसर निकालना, ये एक स्किल है। अगर आप इसको विथिन टाइम ड्यूरेशन, जो 3 मिनट का समय आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है, उस 3 मिनट के समय में आप अगर इसको एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं, तो उस एग्ज़ीक्यूशन के लिए आपको एक रिहर्सल चाहिए। उस एग्ज़ीक्यूशन के लिए आपको बिफोर एग्ज़ाम ये पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, डिकोडिंग टर्मिनोलॉजी। तो हमारे पास फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो मिलने वाला है वो है सेमीकंडक्टर का टाइप। आपको दिया रहेगा कि सेमीकंडक्टर एन टाइप है या फिर पी टाइप का है। उसके साथ-साथ ये भी मेंशन रहेगा, क्योंकि आपका सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है। आप सेमीकंडक्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर की बात ना की गई हो। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर का ज़िक्र आपके क्वेश्चन में होगा, और नॉर्मली जो टेम्परेचर आपको मेंशन होगा वो 300 केल्विन होगा। अगर 300 केल्विन से अलावा कोई और टेम्परेचर मेंशन रहेगा, तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपका थर्मल वोल्टेज की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं थर्मल वोल्टेज मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके पेपर में, वो है वीटी की वैल्यू, और इस वीटी की वैल्यू चेंज होना मतलब आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज होना। कई बार क्वेश्चन के अगर एमएसक्यू टाइप के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, और हो सकता है 300 केल्विन में आप अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, तो किसी ना किसी ऑप्शन से वो मैच कर जाए, और जिस
जैसे ही आप उस ऑप्शन में टिक करेंगे, आपके समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग का जो सिलसिला है वो चालू हो गया है। तो उसको रोकना है, तो आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि वीटी है, वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप वीटी इज इक्वल टू हमारे पास केटी अपन क्यू, यहाँ पे आपके पास ये जो टी की वैल्यू है ये चेंज होने से आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। विजिबल है क्या? ठीक है। वीटी इज इक्वल टू केटी अपन क्यू, या कई बार आप इसको डायरेक्टली केटी के फॉर्म में भी लिखते हैं अगर आप के की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में लेते हैं तो। ये पैरामीटर को जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट कि आपने ये समझ लिया कि सेमीकंडक्टर की टाइप मेंशन होगी, टेम्परेचर मेंशन होगा। नॉर्मली 300 केल्विन रहता है, लेकिन अगर टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और है तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर वीटी पे सबसे पहले चेंज होगा। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या होता है वो गिवन रहेगा, और आपको अगर नहीं गिवन है तो कई बार आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गेट के क्वेश्चन में ये गिवन होगा। चौथी बात यहाँ पे फाइंड माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कंसंट्रेशन, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। तो ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें सेमीकंडक्टर एन टाइप का है या फिर पी टाइप का होगा, टेम्परेचर की वैल्यू मेंशन होगी, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू मेंशन होगी, और आपको मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। ये किसी क्वेश्चन का इंटरमीडिएट पार्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इतना ही हो। अभी जो वैरायटी चल रहा है उसमें किसी क्वेश्चन का एक इंटरमीडिएट पार्ट भी हो सकता है कि आपके पास सेमीकंडक्टर का टाइप मेंशन है, टेम्परेचर की वैल्यू मेंशन है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू मेंशन है, और आपको फाइंड आउट माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का एक इंटरमीडिएट पार्ट आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का पार्ट। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होगा कि आपके पास एक कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर हो, ना तो वो एन टाइप हो ना तो पी टाइप का हो। इनिशियली आप उसके बारे में नहीं बता पाएंगे जब तक आप उसके डिफरेंस को फाइंड आउट नहीं कर लेंगे कि कंसंट्रेशन जो डोनर का है वो कितना है और कंसंट्रेशन एक्सेप्टर का कितना है। तो ये कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर का फिगर आपको दिया हुआ हो सकता है, और फाइंड वेदर पी टाइप और एन टाइप बाय टेकिंग द डिफरेंस, ये एक वैरायटी आपके पास हो सकता है, या फिर क्वेश्चन का इंटरमीडिएट पार्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों पार्ट भी हम लोगों ने कवर कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि हमको इस वैरायटी से क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस वैरायटी के क्वेश्चन को देखें तो आईआईटी खड़गपुर का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन बार इज डोप्ड विथ donor impurities Nd is equal to 2.25 into 10 to the power 15 atoms per centimeter cube. Given the intrinsic carrier concentration of silicon at T is equal to 300 Kelvin is, ये देखिए आपके पास डोनर एटम का कंसंट्रेशन दिया गया है, टेम्परेचर की वैल्यू मेंशन है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू मेंशन है, और एज्यूमिंग कंप्लीट इम्प्यूरिटी आयनाइजेशन द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन आर। तो यहाँ पे 100% आयनाइजेशन की बात की गई है, और आपको चार ऑप्शंस दिया गया है। तो ये वही वैरायटी है जो मैंने आपसे अभी-अभी डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास इस क्वेश्चन में जो चीज़ें दी रहेगी, उसकी हम लोगों ने बात कर ली है। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए डोनर एटम का कंसंट्रेशन एनडी की वैल्यू दी गई है, दैट इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15। ये आपका कंसंट्रेशन है डोनर एटम्स का, ठीक है। और इस कंसंट्रेशन को देते ही आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि आपका जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन का है। लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर का बेस मटेरियल सिलिकॉन ही है, लेकिन सेमीकंडक्टर की टाइप चेंज हो गई है। डोनर एटम्स के डोपिंग करने से, एक्सेप्टर एटम के डोपिंग नहीं करने से ये आपका एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन चुका है, ठीक है। अब इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है। इसका मतलब है हमको कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये आपका बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर होता है, और इस बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर में वीटी की वैल्यू अगर यूज हो रही है तो वो ऑलरेडी हमको पता होता है, हालांकि यहाँ पे यूज नहीं होगी। यहाँ पे एनआई की वैल्यू आपको दी गई है, जो मैंने आपको बोला था इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ होगा, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। यही आपके पास 300 केल्विन में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की ओरिजिनल वैल्यू भी होती है, जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कई सारे बुक्स में या फिर कई मेनी क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि एनआई की वैल्यू को वो चेंज करके दे, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है एज्यूमिंग कंप्लीट इम्प्यूरिटी आयनाइजेशन। कंप्लीट इम्प्यूरिटी आयनाइजेशन मतलब आपके पास डोनर एटम का कंसंट्रेशन जो एनडी दिया गया है, उसका आयोनाइजेशन हो गया, और उसकी आयोनाइजेशन होने के बाद आपके पास जितने भी डोनर एटम्स हैं वो सभी डोनेट कर दिए हैं, तो ये पॉजिटिव आयंस बन गए, ठीक है।
अगर ये पॉजिटिव आयंस बन गए तो डेफिनेटली इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है? तो इसका मतलब है इतने ही अमाउंट ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएँगे, ठीक है? और ये कंप्लीट इम्प्यूरिटी आयनाइजेशन मतलब अगर आपने 2.25 into 10 to the power 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इतने एटम्स ऑफ डोनर लिए हैं, तो डेफिनिटली आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएँगे। यहाँ पे कई बार ये टर्मिनोलॉजी दी रहती है कि ये 100% आयोनाइज़ेशन है, तो 100% आयोनाइज़ेशन, कंप्लीट आयोनाइज़ेशन, फुल्ली आयोनाइज़्ड एटम, ये सभी टर्मिनोलॉजी सिमिलर मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन सब का मीनिंग एक ही होता है। अब बात यहाँ पे करते हैं कि मान लीजिए सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट इम्प्यूरिटी आयोनाइज़ेशन ना दिया हो और 50% आयोनाइज़ेशन दिया हो। 100% ना या फिर कंप्लीट ना दिया हो, फुल्ली आयोनाइज़्ड ना दिया हो, सर 50% दिया हो। तो 50% दिया हो तो उस केस में अगर आपको 50% का केस दिया है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन अगर दिया है, तो आप 50% आयोनाइज़ेशन के केस में आपके पास जो आयन्स बन के तैयार होंगे, वो आपके पास जितने भी एनडी एटम्स लिए हैं, उसका आपको 50% दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाय 100 इतने एटम्स जो है वो आयोनाइज़ होके मिलेंगे। मतलब आपको आयोन्स जो है वो कम मिलेंगे, ठीक है? तो दैट इज़ 1/2 है ना? तो जो भी आपके पास डोनर एटम्स है 2.25 into 10 to the power 15 डिवाइडेड बाय 2 इतने एटम्स आपको मिलेंगे अगर 50% है। 30% है तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 100 होगा। 20% है तो आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 100 होगा। कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर अगर ये फिगर दिया रहे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कितना होगा? देखिए जितने आपके पास आयन्स के कंसंट्रेशन है, उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का भी कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन की वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन सेम है। डोनर एटम्स का आयनाइज़ेशन वैल्यू बदल सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सेमीकंडक्टर। ठीक है? या फिर सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन की वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है कि 300 केल्विन आपके पास लगाया गया है और इस 300 केल्विन पे ही आपको आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू नहीं चेंज करनी है और टेम्परेचर यही रहना है। बाकी कोई भी सोर्स ऑफ एक्साइटेशन जो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अपने चीजों से अलग कर सके, दैट मीन्स होल्स को क्रिएट कर सके या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर सके, ऐसा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगाया गया। उस केस में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, तो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जो वैल्यूज है उसको हम लोगों ने ले लिया है। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बोला कि जितने डोनर एटम्स का कंसंट्रेशन है उतने ही है, दैट इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में कई बार इसको इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एन नॉट लिया जाता है और कई बार एन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये वाला फिगर भी या फिर नोटेशन भी लिया जाता है। तो नोटेशन डिपेंडेंट टीडीसी में मत रहना। आप जो भी चीजें लिखते हैं उसका आप एक नोटेशन अपने अनुसार बना लेना और उसके बाद आप उसी नोटेशन को यूज करना ताकि आपको खुद में कंफ्यूजन ना हो कि क्या चीजें हैं, ठीक है? तो ये एन एन नॉट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने फिगर आउट कर लिया है और आपने निकाल लिया है। अब हमको यहाँ पे होल्स का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो जब हम होल्स के कंसंट्रेशन एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है? सो यहाँ पे आप मास एक्शन लॉ यूज कर सकते हैं, दैट इज ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम व्हिच इज गिवन बाय यहाँ पे आपके पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? डिवाइडेड बाय वी कैन हैव दिस इज एन एन नॉट विच इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15। हालांकि जो पहले से जानते हैं वो सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कब का सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपको वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ, थॉट के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए हर एक स्टूडेंट्स को जो पहले से जानता है उसको भी मेरी बातें एक बार सुन लेनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को डिकोड करने में ज्यादा टाइम ना लगाए, आपसे क्वेश्चन डिकोड जल्दी हो जाए और आप उस क्वेश्चन के आंसर तक रीच करने में 3 मिनट से ज्यादा समय ना लगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 टू द पावर 5, बिकॉज ये 1.5 इंटू टू का स्क्वायर जब हम करेंगे
तो यहाँ पे आपके पास 1.5 into 1.15 into 15 that is 225, तो आपके पास 225 ही आएगा, एंड 2 डेसिमल प्लेसेस दैट इज 2.25 into 10 to the power 20 आएगा, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 to the power 5 आएगा। तो दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर। तो हम वापस से जाते हैं हमारे पीडीएफ में, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन, जो वैल्यू मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही इजी तरीके से। अगर ये किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट है तो भी आपसे बन जाएगा, और हाँ, अगर ये किसी क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन है तो भी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में चले जाते हैं, दैट इज दिस। यहाँ पे एक कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है जो आईआईटी मद्रास की तरफ से आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में है, एक सिलिकॉन सैंपल इज यूनिफॉर्मली डोप्ड विद 10 to the power 16 phosphorus atoms per centimeter cube and 2 into 10 to the power 16 boron atoms per centimeter cube। अगर आप यहाँ पे देखेंगे और आपको एग्जैक्टली पीरियोडिक टेबल का आइडिया है कि कौन से एटम्स डोनर होते हैं और कौन से एटम एक्सेप्टर होते हैं, तो आप इस फास्फोरस को नाम सुन के ही ये डिसाइड कर लेंगे कि भैया यहाँ पे 10 to the power 16 जो दिया गया है दैट इज नथिंग बट द डोनर एटम्स, ये आपका डोनर एटम का कंसंट्रेशन है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे 2 into 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब जो बोरोन दिया गया है, इसकी वैल्यू देखते ही आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये आपके एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन दिया गया है। इफ ऑल द डोपेंट्स आर फुल्ली आयनाइज्ड द मटेरियल इज, अगर सभी एटम्स को आयनाइज कर दिया जाए तो मटेरियल की वैरायटी क्या हो जाएगी। ठीक है, एन टाइप विथ कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ 10 to the power 16 per centimeter cube, p type with carrier concentration of 10 to the power 16 per centimeter cube, p type with carrier concentration of 2 into 10 to the power 16 per centimeter cube, n type with carrier concentration of 2 into 10 to the power 16 per centimeter cube। तो यहाँ पे चार वेराइटीज दिया गया है, या तो ये एन टाइप होगा या तो फिर पी टाइप होगा, लेकिन हमको ये पता करना है कि ये एन टाइप है या फिर पी टाइप है। इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे फास्फोरस है जो कि डोनर है, और इसका कंसंट्रेशन आपके पास 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब है, आपको अगर दिख रहा है। और यहाँ पे एक्सेप्टर है जो कि आपके पास Na की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब है कि आपका एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन डोनर एटम से डबल है। अगर एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन डोनर एटम से डबल है, तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि आपका सेमीकंडक्टर पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। आप यहाँ से कुछ चीजों को बिल्कुल खारिज कर सकते हैं कि ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, ये गलत बात है। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं कि ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास P विथ कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 16 दिया गया है, और P विथ कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ 2 into 10 टू द पावर 16 दिया गया है। जब भी आप एक कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, ये क्वेश्चन एक कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर का है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है होल्स के साथ अगर रिकम्बाइन हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस बच जाएंगे, उसी से ये डिसाइड होता है कि आपका सेमीकंडक्टर किस वैरायटी का है। तो यहाँ पे Na डैश की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका Na माइनस Nd इन दोनों का डिफरेंस होगा, और Na माइनस Nd इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो दिस इज 2 into 10 to the power 16 माइनस आपके पास 10 to the power 16 होगा, एंड रिजल्टेंट विल बी 10 to the power 16। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, ये आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा विद द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 to the power 16, और इसके हिसाब से एग्जैक्ट आंसर ये है। दिस इज आल्सो रॉन्ग। इस कंडीशन को आप तभी लगा सकते हैं जब आपका जो डोनर जिसको आपने डोपिंग किया है, या फिर एक्सेप्टर जिसको आपने डोपिंग किया है, जिसके कंसंट्रेशन को आप एग्जैक्टली इस सेमीकंडक्टर का ओवरऑल डोमिनेटिंग कंसंट्रेशन मान रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो एन ए डैश की वैल्यू आपके पास ज्यादा हो आपके इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो हम आगे जाके इस चीज को भी कोड करेंगे, लेकिन अभी कंडीशन जो मुझे यहाँ पे लगता है आपको पता होना चाहिए, वो है Na डैश की वैल्यू वेरी मच ग्रेटर देन Ni। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आप डोपिंग कर रहे हैं, चाहे आप डोनर एटम्स की डोपिंग कर रहे हैं, चाहे एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग कर रहे हैं, उससे आपका जो बेसिक सेमीकंडक्टर है, चाहे वो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, वो एन टाइप का बनेगा या फिर पी टाइप का बनेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका डोप्ड जो इम्प्योरिटी एटम्स है, उसका कंसंट्रेशन आपके इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से ज्यादा है या फिर नहीं। ठीक है, so I will decode this one also later in their session।
आप ध्यान से देखते रहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि सर इस वैरायटी के क्वेश्चंस को आप लीजिए ताकि हमको उसके बारे में और भी क्लैरिटी आए। अगर आपने ईडीसी पढ़ रखा है, अगर ईडीसी आपने नहीं स्टार्ट किया है तो आप फर्स्ट यूनिट पढ़ने के बाद इस वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किन-किन वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हमको मिल सकते हैं अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है? ये आपका हो गया। तीसरी बात हम लोग यहाँ पे करें कि हमारे पास एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट में मिलता है, दैट इज फाइंड द ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो या तो हमको ड्रिफ्ट करंट निकालने के लिए बोला जाएगा या तो डिफ्यूजन करंट निकालने के लिए बोला जाएगा और उसके साथ साथ काफी ज्यादा कंफ्यूजन हमको उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में भी होता है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि आपको ड्रिफ्ट करंट निकालने बोल रहा है या फिर डिफ्यूजन करंट निकालने बोल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस में ड्रिफ्ट करंट के लिए जो नीडेड पैरामीटर है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये दिया हुआ है कि या फिर नहीं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट वैरायटी इफ द ड्रिफ्ट देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ड्रिफ्ट निकालने की बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र ज़रूर से होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हमको ये पता चलता है कि हमको वहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है? और ड्रिफ्ट करंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो हमको करंट का फार्मूला भी पता होना चाहिए, दैट इज एन क्यू म्यू एन। अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और उसके साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो। उसी प्रकार अगर हम लोग पी के साथ भी इसको कर ले एडिशनली, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर है, तो वी कैन राइट दिस इज पी क्यू म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, तो ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, इफ डिफ्यूजन देयर मस्ट बी कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर डिफ्यूजन है तो वहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात मेंशन होगी कि कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या है दो डिफरेंट लेंथ के बीच में, दो डिफरेंट डिस्टेंस के बीच में। ठीक है? तो जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा या फिर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट होगा, तो उस समय हमको वहां पे डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करने की नीड पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ड्रिफ्ट करंट, कंसंट्रेशन डिफरेंस या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कंडीशन में डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करने की नीड। अब इम्पोर्टेंट थिंग ये आता है कि हमको डायरेक्शन कैसे पता करना है। मोस्टली हमको जो डाउट आता है वो डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन पे को फाइंड आउट करने में आता है। तो आइदर यूज द फॉर्मूला, जो आपके पास फॉर्मूला है ड्रिफ्ट करंट का और डिफ्यूजन करंट का। स्पेशली मैं डिफ्यूजन की बात कर रहा हूँ, तो डिफ्यूजन करंट का जो आपके पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। अगर आप डिफ्यूजन करंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप डिफ्यूजन करंट की बात कर रहे हैं, है ना? डिफ्यूजन करंट की बात कर रहे हैं और आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफ्यूजन करंट है। आपके फार्मूले में प्लस क्यू, यहाँ पे डी एन, और आपके पास हो जाएगा डी एन जो कि एक्स के साथ चेंज हो रहा है बाय डी एक्स, जो कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और इसके साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि मैंने करंट का बात किया। डिफ्यूजन करंट की डेंसिटी की बात करता है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं आता। तो फॉर्मूला यूज करना मतलब यहाँ पे प्लस साइन यूज करके जो भी आपके पास रिजल्टेंट आंसर आता है उसमें नेगेटिव आता है या फिर पॉजिटिव आता है, डायरेक्टली आप उसको पुट अप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो है ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए है, अगर आपके पास डिफ्यूजन एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हो रहा है तो। लेकिन अगर यही डिफ्यूजन आपके पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हो रहा है, तो मान लीजिए मैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले लेता हूँ और यही डिफ्यूजन पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हो रहा है, तो आप Ip इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव के बदले आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इससे आपका डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा कि एग्जैक्टली आंसर में आपको नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। देन वी कैन पुट दिस इज डीपी और उसके साथ आपके पास डीपी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आप यहाँ पे पुटअप करेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका पुटअप होगा। ठीक है? तो इससे आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि आपके पास रिजल्टेंट आंसर में, जैसे यहाँ का रिजल्टेंट आंसर यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बोथ आ सकता है। तो इस पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में आप इस फॉर्मूले में ये जो साइन है इसको चेंज मत करना। ठीक है? अगर आप पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं तो इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव साइन। अगर आप एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं तो इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव साइन। तो इस साइन को आप चेंज मत करना, बाकी कुछ भी आप बदल सकते हैं। ठीक है? बाकी कुछ भी बदल सकते हैं, इसका मतलब है वैल्यूज मत बदलने लगना। राइट? तो यहाँ पे वी हैव द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शन इन द डिफ्यूजन करंट, आइदर यूज
फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला से डायरेक्टली आप देख लेना पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, या फिर आप एक सेल्फ एनालिसिस यूज कर सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कि क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है टीएक्स पे, तो आप हमेशा कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस के रिप्रेजेंट प्रेजेंस में ड्रॉ करते हैं। एक बार मैं आपको ये चीज बता दूं ताकि आपको ये क्लियरिटी रहे। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में ये जो डायरेक्शन है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्स को आपने राइट हैंड साइड पॉजिटिव लिया है, तो एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास नेगेटिव एक्स है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका करंट, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ले या फिर होल्स की वजह से ले, अगर करंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, जैसे ये कब हो सकता है, मान लीजिए आप एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले रहे हैं और करंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कब हो सकता है, यहाँ पे मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन लिया होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका ग्राफ होता है जब भी आप डिफ्यूजन करंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे होल्स का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं होल्स का कंसंट्रेशन या फिर डेंसिटी रेड्यूस हो गया, तो डेफिनेटली आपका होल्स का मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा, इस डायरेक्शन में आपका होल्स का मूवमेंट होगा। जिस डायरेक्शन में आपका होल्स का मूवमेंट हो रहा है एग्जैक्टली करंट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होता है। आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा ये इसी डायरेक्शन में होगा। अगर करंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चला जाता है तो डेफिनेटली आपके पास जो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। तो ऑलरेडी ये एक सेल्फ एनालिसिस है जो आप कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में आंसर पॉजिटिव आया या फिर नेगेटिव आया दोनों कंडीशन में, तो आप एक सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव क्यों आया होगा, क्योंकि आपका करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा। और नेगेटिव अगर आता है तो नेगेटिव क्यों आया होगा, क्योंकि आपके पास जो करंट का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा। अब ये कब पॉसिबल है, ये उस समय पॉसिबल है जब आप इसी ग्राफ में, अगर मैं यहाँ पे होल्स के डेंसिटी को कम कर दूं और यहाँ पे होल्स की डेंसिटी को बढ़ा दूं, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास होल्स का मोर कंसंट्रेशन कर दीजिए और यहाँ पे धीरे धीरे आप इसको रिड्यूस कर दीजिए। तो जब आप इसको रिड्यूस कर देंगे होस्ट का कंसंट्रेशन, तो आपके पास यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे कंसंट्रेशन लेस है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये जो आपका करंट का डायरेक्शन है अब ये नहीं होगा, ये करंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं होगा। आपका करंट का डायरेक्शन ये चेंज हो जाएगा, अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हो जाएगा और आपका आंसर नेगेटिव आएगा। कहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि ये जो है अब एक नेगेटिव आंसर आपको आएगा विथ नेगेटिव साइन। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि क्या हमको करना है। सेम जो मैंने कंडीशन बताया वो ये इस पर्टिकुलर होल्स के कारण भी है ना। ये मैंने जो एग्जांपल दिया वो इलेक्ट्रॉन्स का है, सेम होल्स का भी है। ठीक है, तो ये जो है आप दोनों कंडीशन भी ले सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स का ले रहे हैं तो भी यही है। मैंने जो यहाँ पे टिक किया उसको थोड़ा सा क्लियरिटी दे देता हूँ कि मैंने जो एग्जांपल लिया वो होल्स के लिए लिया। इसका मतलब है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये वाला है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग वही है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के एग्जांपल में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के एग्जांपल में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन मान लीजिए ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम है। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन आपको बता रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है बिकॉज कंसंट्रेशन इज रिड्यूसिंग एज वी आर गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो आपके पास करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स करंट का डायरेक्शन है। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। तो इस नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाने से आपके पास ये जो है, जब आप इसकी बात करेंगे आयन, तो ये आयन की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आप कंसंट्रेशन को इंटरचेंज कर देते हैं, कंसंट्रेशन को इंटरचेंज करने से वही वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो इन सब का एनालिसिस प्रॉपरली करना जानता है, अगर आपको इसके डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के लिए एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो सेशन चाहिए इन यूट्यूब, तो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हैं बाय कमेंटिंग ऑन दिस सेशन कि सर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो सिर्फ डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के
डायरेक्शन और पैरामीटर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, उस पे बना दीजिए। सो आई विल क्रिएट दैट। अभी जो ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास बनता है। किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया तीनों। किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपके पास एक्सेप्शंस दिया हो, कि किसी सेमीकंडक्टर में बोथ डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों एग्जिस्ट कर रहा होगा और उस कंडीशन में आपको वहां पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन के साथ। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लेंगे जिसमें ये बात की जाएगी। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की वैरायटी क्या है। ये है आपके पास एक क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। तो आपको ये क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को जरूर से बना के नेक्स्ट सेशन में मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन को आपने किस तरीके से बनाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में भी काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास पूछा जाएगा, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। द सिलिकॉन सैंपल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रेजेंस में आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये ड्रिफ्ट करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है द सिलिकॉन सैंपल विद, ये दो क्वेश्चन है, ए और बी पोर्शन है। द सिलिकॉन सैंपल विथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया शोन इन फिगर बिलो is in thermal equilibrium. The following information is given: T is equal to 300 Kelvin. Electronic charge is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, थर्मल वोल्टेज VT की वैल्यू दी गई है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वैल्यू दी गई। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन है और ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 दिया गया है। वोल्टेज की वैल्यू 26 मिली वोल्ट दिया गया है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो ये एक फिगर है। इस फिगर में भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि एनडी की वैल्यू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब है और जो वोल्टेज का डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दिया गया है, ये 1 वोल्ट है। ठीक है, और डिस्टेंस भी दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो x है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, इस पैरामीटर को प्रॉपरली यूज कीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पता है तब। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज। तो 0.5 माइक्रोमीटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, ये आपको मुझे फाइंड आउट करके नेक्स्ट सेशन में बताना है। कमेंट में बता सकते हैं इसी सेशन के। आई विल टेल यू द नेम हु इज द पर्सन हु गिव द करेक्ट आंसर। ठीक है, टाइम आपको मिनिमम यूज करना है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम डिकोड कर रहे हैं। डिकोड करने में हमको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में क्या दी रहेगी, क्वेश्चन के पैरामीटर्स को एग्जैक्टली कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर में कैसे हमको कम से कम टाइम में रीच करना है। ये पूरे ईडीसी के सारे पोर्शन का मैं लूंगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो डेफिनेटली उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और इस प्रकार के सेशन में टिल मॉस कैपेसिटर तक एंगेज करूँ आपके साथ। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के बारे में पूछा है और यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है। दोनों पे डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर दिया गया है। यहाँ पे भी डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर दिया गया है। आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में जो डिस्टेंस है वो 1 माइक्रोमीटर तक है, यानी कि मिडिल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर लेंथ आपको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी और ड्रिफ्ट करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, इसके आगे की बात मैं वहां पे करूंगा। इसके पहले कि आप सेशन को लीव करें, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो अभी ऑफर चल रहा है, दैट ऑफर इज दिस वन, जिसके थ्रू आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफी सारे हमारे रैंकर्स है जो कि फर्स्ट रैंक लाए हैं गेट 2024 में, मतलब लास्ट ईयर में। इसमें डिफरेंट ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके साथ साथ केमिकल है और पीआई है। सीएसआईटी के भी काफी काफी सारे स्टूडेंट है, जिसमें से फर्स्ट रैंक जो है वो अनअकैडमी के लर्नर्स का ही है। यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में 50% ऑफ अभी आपको दिया जा रहा है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है।
गेट के सब्सक्रिप्शन में और प्राइस अमाउंट है 8499, ठीक है? और आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है 31st से, 31st ऑफ दिस मंथ यानी कि आज से। आपको यहाँ पे एक कोड यूज़ करना पड़ेगा फॉर सब्सक्रिप्शन एसडी सर 10। इस कोड को यूज़ करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसडी सर 10 ये कोड है, ठीक है? सो यू कैन यूज़ SDSIR10, ठीक है? तो आपको सारे फैकल्टीज़ आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाएँगे और आपको यहाँ पे ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है जो कि 50% है वो इस कोड को यूज़ करने से आपको मिल जाएगा। थर्ड बात हम लोग यहाँ पे करें कि हमारे पास जो कोर्सेस हैं, वो शिखर है और प्रतिष्ठा है जो 2 आपके बैचेस चलेंगे। शिखर बैच जो है वो आपके पास गेट 2025 के लिए और प्रतिष्ठा बैच गेट 2026 के लिए। यहाँ पे 2 प्रकार का कोर्स है, एक प्लस और एक आइकॉनिक है। अगर आप प्लस में जाते हैं तो आपको 8499 के अमाउंट पे मिल जाएगी और अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो 11,999 के अमाउंट में आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको सब्सक्राइब करना है, कोड मैंने आपको बता दिया है, आज ऑफर का लास्ट डेट है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिनिमम प्राइस में कोर्स मिल सके, ठीक है? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रतिष्ठा बैच की, तो प्रतिष्ठा बैच जो स्टार्ट हो रहा है 31st से और यहाँ पे जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो ईएमएफटी है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा लाइव एंड रिकॉर्डेड। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है 2025 के लिए, ठीक है? और उसी प्रकार आपके पास शिखर बैच है इलेक्ट्रॉनिक्स के 2026 के लिए। यहाँ पे 31st से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। लाइव और रिकॉर्डेड में आपको पूरे कोर्स मिल जाएँगे। आप इसको 5 मंथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके पास जितने भी बुक्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ये इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और इसके अलावा मैथमेटिक्स भी है। ये सारे बुक्स जो है वो आपको मिल जाएँगे मिनिमम प्राइस में, ठीक है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, है ना? ये 15 डेज़ में आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक का लेते हैं तो। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, आपको 15 डेज़ के अंदर जो है वो होम डिलीवर्ड किया जाएगा सारे बुक्स। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ के बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ के हैं, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। ये सारे बुक्स आपको मिल जाएँगे। 15 डेज़ के अंदर होम डिलीवर्ड आपको किया जाएगा। तो जल्दी से डिसाइड कीजिए, समय अभी है, आप कोर्स लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप प्लस क्लास में या फिर आइकॉनिक क्लास में अपना सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट उठाइए, 50% अभी ऑफ चल रहा है, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, इसके आगे की बात करूँगा और पूरे सब्जेक्ट में मैं इसी तरीके से आपका डिकोडिंग टर्मिनोलॉजीज़ क्या होते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। जो क्लास अटेंड कर चुके हैं, वो रिविज़न कर सकते हैं और जो नए स्टूडेंट हैं, जिनको पता नहीं चल रहा है कि एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, वो इस सेशन को अटेंड करके बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इस सेशन में क्या बेनिफिट मिला और इस क्वेश्चन को जो मैंने असाइनमेंट में दिया है, उसका एग्ज़ैक्ट आंसर क्या होगा। थैंक्स।